मैं अच्छा हूँ कुणाल। बहुत देर में बैठा हूँ, अक्सर देर रात तक जगा रहता हूँ। शीतल भाई नमस्कार, बहुत दिन से बात नहीं हुई आपसे, लेकिन आपकी सारी पोस्ट पढ़ता हूँ जो आप देश के लिए लिखते हैं, अपने लिए कोई काम नहीं करते। जी संजीव जी नमस्कार, शैलेश जी नमस्कार। हाँ, तरोताजा लग रहा हूँ इतनी रात में। नहीं, थका हुआ हूँ बुरी तरह से, क्योंकि अभी भी पूरी तरह स्वस्थ नहीं हूँ। थकान लगती रहती है, फिर जाना है दिखाने के लिए एम्स में। हाँ राहुल जी कैसे हैं? कृष्णकांत जी, अनिल सिंह जी, हाँ गौरव जी, अमेरिका में आप रहते हैं, बहुत अच्छा था, नमस्कार। कभी आते हैं आपसे मिलने। महेश शर्मा जी, बहुत दिन बाद बात हो रही है आपसे। जी आनंद मिश्रा जी धन्यवाद। बिल्कुल स्वास्थ्य का ध्यान है, जाना मुझे फिर लौट के कुछ दिनों के लिए। अभी पूर्वांचल की तरफ आऊँगा, कुछ कार्यक्रम तय हैं, और उसके बाद फिर एम्स लौट कर जाऊँगा। मधुकर जी आपका गाना नहीं सुना, आपका वादन भी सुनना है। आप बहुत अच्छे इंसान हैं और इन सारी चीज़ों की खान है अपने आप में। आपको सुनना है, बहुत दिन हो गए आपसे मिले हुए। जी नमस्कार। इतनी देर में ये उम्मीद तो नहीं करता मैं कि बहुत लोग ऑनलाइन होंगे। जी जितेंद्र जी नमस्कार। लेकिन क्या करूं, अभी फ्री हुआ हूं। जी काशी को मेरा प्रणाम। हर हर महादेव। जो लोग हर हर मोदी करते हो उनको करने दीजिए। आप घर घर महादेव करिए और हर हर महादेव करिए। जी अभिषेक जी नमस्कार। अनुपम पांडे जी नमस्कार। मुलाकात नहीं हो रही आपसे, मैं आगरा में हूँ, 2 दिन और हूँ अभी आगरा में। शर्मा जी मुझे एम्स पिछले कई महीनों जाना पड़ रहा है। कई महीने भर्ती था, काफ़ी बीमार था, बस बच गया। और उसके बाद भी चूंकि डायग्नोसिस नहीं बन पाई, कुछ दिक्कतें हैं, इसलिए हर महीने मुझे जाना पड़ता है। राजीव तक जी छोटे भाई हैं, कैसे हैं सब लोग परिवार में? मृत्युंजय पाठक जी नमस्कार। मुकेश शर्मा जी नमस्कार। तो महेश शर्मा जी बता रहा था कुछ दिक्कतें हैं मुझे अभी भी, जिसके कारण फिर एम्स जाना है, और संभवतः 15 जुलाई के बाद जा पाऊंगा, क्योंकि तब तक के मेरे कुछ कार्यक्रम तय हैं पूर्वांचल की साइड में, और वो वहाँ से लौट के आऊँगा तब जाऊँगा। जी अशोक सुराना जी कैसे हैं आप? ये पांडे जी स्वागत है आपका, कभी भी आइए। पूछने की तो आवश्यकता ही नहीं मेरे घर में, बस चले आइए, घंटी बजाइए, दरवाजा खुला मिलेगा। हाँ ये दिक्कत है, देर में सोता हूँ, देर में जगता हूँ। अरे पाठक जी बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ी बात कही आपने, छोटे भाई हैं आप मेरे। जी अशोक जी, हाँ हेल्थ फर्स्ट है, सही बात है। सुशील जी नमस्कार। सुशील जी मैं आगरा में अभी 2-3 दिन तक हूँ, अभी 27-28 को शायद चला जाऊँगा पूर्वांचल की तरफ। हाँ राजा कैसे हैं आप? आपने कहा था मिलने के लिए, तो मैं आकर क्या बताता हूँ आपको, मुलाकात होती है। हाँ जितेंद्र जी, छोड़िए समस्याओं पे क्या बात करना, हारी बीमारी तो उम्र के साथ लगी रहती है, एक उम्र हो गई मेरी भी, बुढ़ापे की तरफ हूँ। मुकेश जी मैं लखनऊ आके आपको बताता हूँ, मैं लखनऊ में 29 तारीख के बाद निश्चित तौर पर मिलूंगा, और कभी भी मिल सकते हैं, मुझे सोचने की जरूरत नहीं है, बस सूचना दे दीजिए कब आ रहे हैं मिलने के लिए, और आ जाइए जब चाहे तब। जी उज्जवल जी, शशांक जी, मैं अच्छा हूँ शशांक जी, बहुत अच्छा हूँ। जी गोद कोहली जी,
हाँ बिल्कुल बताऊंगा, एम्स में मुझे कोई आवश्यकता होगी तो बताऊंगा, बिल्कुल आपको बताऊंगा। हाँ पाठक जी नमस्कार, शाहिद कैसे हैं? हाँ उज्ज्वल जी, चलिए अजय जी धन्यवाद, आपका ऐसा मानना है तो, लेकिन सच को स्वीकार कर लेना ठीक होता है, जितना जल्दी स्वीकार कर लिया जाए। देखते हैं, ईश्वर ने सुशील जी तो तय किया होगा वही करेंगे हम, उससे न कम कोई तय करता है न उससे ज्यादा करता है, जो उसने तय किया होगा उतना होगा। जी राय चतुर्वेदी जी बहुत नमस्कार, आपका मैसेज मिल गया था मुझे मिलने के लिए और मैं लखनऊ आता हूँ, मुलाकात होती है। प्रवीण जी नमस्कार। एक दिन मैंने अभी एक लंबा लाइव किया था, उस पर एक व्यक्ति को छोड़ करके बाकी सारी प्रतिक्रियाएं पक्ष में आई थी। एक व्यक्ति ने कुछ लिखने की कोशिश किया लेकिन सुनने वालों ने ही उनको रोक दिया। ठीक है शाहिद जी, दुबई मिलता हूं आपसे आके। मैं अगर हर दोस्त को अभी बोलता जाऊंगा तो शायद बहुत समय लग जाएगा। इसी में मुझे खाना भी अपना गर्म करना होता है, खाना होता है, दवाई खानी होती है, लेट हो रहा है। तो मैं कह रहा था कि मैंने एक दिन अभी एक लाइव किया था बहुत दुखी मन से, और उस पर बड़ी संख्या प्रतिक्रियाएं आई, 3000 से ऊपर लोग उसे सुन चुके हैं। बहुत लोगों ने अपने उस पर वक्तव्य लिखे हैं। केवल एक साथी कोई थे जिनको मुझसे शिकायत थी, उन्होंने कुछ खिलाफ लिखने की कोशिश की तो साथियों ने ही उनको रोक दिया और फिर खिलाफ वो लिख नहीं पाए। ऑफ द रिकॉर्ड सुनने वालों ने, बहुत लोगों ने फोन किया और समर्थन किया, पर मैं आज उस मुद्दे पर बात नहीं करूंगा। वो मुद्दा कह दिया मैंने। दिल का दुख था, दर्द था, तकलीफ थी, भयानक तकलीफ थी। मेरी आवाज से उस दिन आप लोगों को मेरी तकलीफ का एहसास हुआ होगा। कोई भी गाली नहीं सुनना चाहता, आप भी नहीं, मैं भी नहीं, कोई भी नहीं। हम अपने पालतू कुत्ते को भी खराब भाषा में बोलते हैं या कड़े शब्दों में बोलते हैं तो वो भी उसका एहसास कराता है कि उसको अच्छा नहीं लग रहा है। तो हम लोग तो इंसान हैं। खैर उस विषय पर आज नहीं जाऊंगा। आज यूं ही निकला और निकलता रहता हूं। अक्सर बहुत सारे कपड़े घर परिवार में, बेटी मेरे, ये लगता है कि हम नहीं पहन रहे हैं इसको, तो क्या करें उसको, या तो सड़क पर फेंक दें। बहुत से गली मोहल्ले होते हैं, बस्तियां होती हैं जहां उन कपड़ों को बेच करके लोग बर्तन खरीद लेते हैं। ऐसा हमने अपने बचपन में देखा था। जब हम आगरा पहली बार आए थे और कॉलेज का घर मिलने के पहले शुरुआत में एक बस्ती के किराए के घर में रहते थे, कुछ महीने रहे थे, फिर कॉलेज में पिताजी को घर मिल गया था। तो हमारे पास जो कपड़े बच जाते हैं, फटे नहीं होते, पुराने भी नहीं होते, लेकिन लगता कि नहीं पहन सकते, मोटे हो गए, पतले हो गए, साल 2 साल पहन लिया, मन उब गया। जिन किताबों को हम पढ़ चुके और हमारे किसी काम की नहीं है, या तो हम उसको बेच दें औने पौने पर, 1/10, 1/20 कीमत लेकर के खुश हो जाए। ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं। मैं उन चीजों को बेचता नहीं हूं। मेरी स्वर्गीय पत्नी जो अब नहीं है दुनिया में, 11-12 साल हो गया दुनिया से गए हुए उनको, वो मैं उनको साल में 2 बार उनके अपने घर जरूर जाने को कहता था, जिससे बच्चे अपने परिवार से मिले, ननिहाल से मिले, नाना नानी से मिले, बच्चों से मिले, रिश्तेदारों से मिले। समाज का यही उसूल है, तभी बच्चे सामाजिक होते हैं। तो वो घर में जितना कुछ किताब, कॉपी, कपड़ा जो भी होता था वो सारा बांध लेती थी, बड़ा सा गट्ठर।
ट्रेन में जाने में खुद तकलीफ होती है, लेकिन वो उसकी परवाह किए बिना छोटे छोटे बच्चों को लेके जाती थी, लेकिन वो सारी चीज़ें बांध के ले जाती थी और गांव के इलाके में लोगों को बांट देती थी। क्योंकि जो हमारे लिए, जो हमारे आपके लिए जो चीज़ पुरानी हो गई है, जो लगता है कि अब नई अच्छी लग रही है, वो किसी के लिए बहुत नई है, बहुत काम की है, क्योंकि उनके पास कुछ नहीं है। गरीबी बहुत है देश में, गांव में, बस्तियों में गरीबी जाके देखा जाए तो गरीबी बहुत है, यहाँ तक कि जूते चप्पल भी। मुझे ऐसे दिन भी याद है कि सब्जी वाला सब्जी बेचने आया था, आवाज़ लगा रहा था, तो उसके साथ छोटा बच्चा भी था। जाड़े का दिन था, वो बच्चा ठिठुर रहा था, उसके पैर में चप्पल भी नहीं थी। मेरी पत्नी दौड़ी दौड़ी अंदर आई और आकर के मेरे बेटे की चप्पल और एक स्वेटर ले जाकर के उसको पहना दिया। शायद मैंने उनसे सीखा हो या जैसे भी सीखा, मैं उदाहरण दे रहा हूं अपनी पत्नी का, मेरे परिवार में होता रहा, अभी भी हम यही करते हैं। जब भी कुछ चीज़ें ऐसी इकट्ठी हो जाती हैं तो बहुत सारी, एक बहुत बड़ी आबादी है जो फुटपाथ पर सोती है, जिसके पास जाड़ा गर्मी सर्दी का कोई बचाव नहीं है। आपने अगर निकले हो तो देखा होगा, रात में किसी शहर की सड़क पर निकल जाएं, फुटपाथ पर हजारों लोग सो रहे हैं, परिवार भी सोते हैं। बहुत सी औरतों के बच्चे भी वहीं पैदा हो जाते हैं, बेटियां जवान भी वहीं होती हैं। आगरा में तो ऐसा एक किस्सा भी हुआ, एक लड़की के साथ बलात्कार हो गया था, बीजेपी के एक कार्यकर्ता ने कर दिया था। समाचार पढ़ा होगा आप लोगों ने, उठा ले गया था उसको माँ के बगल से रात में सोते में, सेंट जॉन्स कॉलेज के पास में। खैर, पार्टी का नाम लेना मेरे लिए कोई ज़रूरी नहीं था, घटना का नाम लेना जरूरी है। वो जो भी कपड़े लत्ते जो भी होता है, इसके अलावा जो किताबें इत्यादि होती हैं, कुछ बहुत सारी जगह हैं जहां हम उसको दे देते हैं। जो बड़ी क्लासेस की किताबें हैं वो लाइब्रेरी में दे देते हैं, लोगों के काम आएगी। ऐसे ही कुछ करता हूं मैं। आज भी निकला था ऐसे टहलता हुआ थोड़ी देर के लिए। पता नहीं, मेरा मन बार बार दुखी हो जाता है। मैं कुछ कर नहीं सकता हूं, लेकिन मैं बड़ा आदमी नहीं, उतना बड़ा आदमी नहीं हूं मैं, टाटा बिरला अंबानी नहीं हूं मैं, तो बहुत साधारण आदमी हूं। अपना ही काम हम लोग बड़ी मुश्किल से चलाते हैं, बहुत साधारण। लेकिन जो ही आप सड़क के चौराहे पर खड़े होते हैं, आप सब देखते होंगे, तमाम छोटे बच्चे बच्चियां दौड़ते हुए आपकी गाड़ी के पास, स्कूटर के पास आ जाते हैं, या तो एक कपड़ा लेके उस पर मारना शुरू कर देते हैं और हाथ फैला देते हैं, या केवल हाथ फैला देते हैं। और शायद उनको भिक्षा मांगने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया जाए, कोई कार्रवाई ना हो जाए, तो अब नया तरीका अख्तियार कर लिया उन लोगों ने कि कॉपी, पेन, पेंसिल, कपड़ा लत्ता, कुछ न कुछ वो हाथ में लिए रहते हैं, या देश का झंडा ही सही, उसको बेचने के नाम पर एक नया भिक्षाटन शुरू हो गया है। उनके खुद के शरीर पर ठीक से कपड़े नहीं होते, उनके किसी के पैरों में आपको जूते और चप्पल दिखलाई नहीं पड़ते, उनके पेट पिचके हुए हैं, उनके चेहरे देखिए सूखे हुए हैं। बहुत सारे बच्चों को देखकर ऐसा लगता है कि बच्चे किसी अच्छे घर से उठा के लाए गए होंगे। मैंने अपनी सरकार में मांग की थी अखिलेश जी से कि चौराहे पे कोई बच्चा भीख मांगता हुआ न मिलना चाहिए। ये नहीं कि उनको मार के भगा दीजिए, उनका इंतजाम करिए। और अगर कोई ऐसा गिरोह है जो उठाए हुए बच्चों से भिखमंगाई कराता है, हमने बचपन में कुछ सिनेमा देखा था, नाम याद नहीं है, उनसे भीख मंगवाता है, तो फिर उस गिरोह के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और ये बच्चे अपने परिवारों के पास पहुंचने चाहिए। मेरी बात नहीं सुनी गई थी, शायद मेरी बात में दम नहीं था, इस बात में वोट की ताकत नहीं थी। वर्तमान सरकार भी अगर मेरी बात सुन ले, मुझे बड़ा दुख पहुंचता है। आज भी बहुत दुख पहुंचा, जब सड़क पर निकलता हूं मुझे दुख पहुंचता है। मेरे हिंदुस्तान के ही बच्चे, और मुझे लगता है कि शायद 90-99% हो सकता है 100% हिंदू ही होते होंगे। नाम नहीं पूछा रुक के किसी का कभी। शक्ल से जात पता नहीं लगती, शक्ल से धर्म भी पता नहीं लगता, वरना कोई बता दे मुझे किसी की शक्ल देख करके। और वो बच्चे भीख मांगते हुए दिखाई पड़ते चौराहे चौराहे पर। ऐसे लोगों की संख्या पूरे प्रदेश में लाखों में है। रात में टहलते हुए निकलिए सड़क पर, लोग सड़क पर सो रहे हैं, जमीन पर, बिस्तर नहीं है। कुछ लोग पास छोटा मोटा
बोरा होता है, छोटे मोटे कोई कपड़ा होता है, वरना प्लास्टिक होता है, और किसी के पास वो भी नहीं होता है। एक छोटा सा कुछ होता है जो सर के नीचे लगा लेते हैं, उसी में उनका कपड़ा लत्ता कमाई सब होती है और सो जाते हैं। क्या आपको पता है इसमें भी धंधा है? मैंने देखा एक सिपाही को वसूल करते हुए। अगर आप सड़क पर यूं ही सो रहे हैं तो उसके पैसे हैं, अगर आप किसी शेड के नीचे सो रहे हैं तो उसके पैसे अलग हैं, बस स्टैंड में सो रहे हैं तो उसके पैसे अलग हैं। फुटपाथ पर सोने वालों से भी कमाई हो रही है लोगों की, बड़ी तकलीफ होती है। कफन चोर शब्द सुना था मैंने, कुछ ऐसा ही लगता है मुझे, बड़ी तकलीफ होती है। किसी भी सरकार, नेता, किसी के लिए कोई महत्व इसलिए नहीं है कि जब नेता निकलता है तो गाड़ी में इतनी तेज निकल जाता है कि उसको दिखलाई नहीं पड़ता, दिखाई नहीं पड़ता तो आंख बंद कर लेता है। और जो मुख्यमंत्री, मंत्री, प्रधानमंत्री, इस तरह के बड़े पदों पर लोग होते हैं, उनके लिए सड़कें खाली कर दी जाती हैं। याद है मुझे आगरा की सड़क, शायद बिल क्लिंटन आए थे शायद राष्ट्रपति के रूप में, और उन्होंने आगरा को सूना शहर करार दिया था जिसमें इंसान ही नहीं है। मैं उनके वो शब्द एडजेक्ट, वो शब्द मुझे याद नहीं है उन्होंने क्या कहा था, लेकिन उसका मतलब ये था कि कोई ऐसा शहर जिसमें इंसान नाम का कोई जीव ही नहीं है, सारी सड़कें खाली कर दी जाती हैं। चलने दो उनको, मुख्यमंत्री के और प्रधानमंत्री के, मंत्रियों के गाड़ी पर कपड़ा मारते हुए बच्चों को हाथ फैलाने दो, फिर देखते हैं उनके दिल कांपते हैं या नहीं कांपते हैं। बहुत बड़े पैमाने पे ऐसे लोग हैं जो बड़ी गरीबी से निकल के आए हैं और आज बड़े आदमी हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री या कुछ भी हैं। ऐसा वो खुद बताते हैं, हम बड़े गरीब थे। तो गरीब थे तो गरीब का दर्द कहाँ भूल गए? याद नहीं है कि ट्रेनों में लोग कैसे चलते हैं, ट्रेनों में लोग क्या क्या तकलीफ झेलते हैं, ट्रेनों में लोगों को किस किस चीज का घूस देना पड़ता है, याद नहीं है? चौराहे पे चाय की दुकान लगाने के लिए, चाय बेचने के लिए किस किस को घूस देना पड़ता है, कितना घूस देना पड़ता है, कितनी गरीबी सहनी पड़ती, याद नहीं है? या जिस जिसने जो जो काम किया, क्या उनको अपने दिन याद नहीं? आज लोग अपने दिन भूल कैसे जाते हैं? जैसे मुझे आश्चर्य होता है जब जेल के बारे में सुनता हूं। हमने जेल काटी है राजनीतिक मामलों में, जेल के अंदर के हालात देखें। जिन लोगों ने सालों जेल में बिताए हैं वो बाहर निकल के भूल कैसे जाते हैं कि जेल को सुधारना कैसे। ऐसे ही गरीबी कैसे सुधारनी, ये लोग कैसे भूल जाते हैं। जो अशिक्षित रह गए और मंत्री बन गए, वो कैसे भूल जाते हैं कि लोग अशिक्षित रह गए, उनको शिक्षा कैसे देनी है। जिनके घरों में दवा के बिना लोग मर गए, वो मंत्री बन गए, खुद स्वास्थ्य मंत्री बन गए या कुछ भी बन गए, वो कैसे भूल जाते हैं कि जिन लोगों को स्वास्थ्य के लिए चिकित्सा की नहीं मिलती, शिक्षा, उनके दवाई नहीं मिलती, उनका इलाज कैसे करना है। बहुत दुर्भाग्य है देश का, बहुत तकलीफ होती है मुझे, लेकिन तकलीफ मैं करूँ क्या अपनी बात कहने के अलावा? मैं बातें कहता रहता हूँ, लेकिन नक्कार खाने में तूती की आवाज की तरह बात वहीं रह जाती, क्योंकि मैं छोटा आदमी हूँ। मैं भी किसी जात का नेता होता, मेरे पीछे भी उस जात के कुछ लाखों लोग होते, लेकिन क्यों होते मेरे पीछे? जात के लोग भी तो दो तरह के लोगों के पीछे होते हैं, या तो उस जात के सबसे बड़े गुंडे के पीछे, डकैत के पीछे, उसको अपना आदर्श मानते हैं, या अपनी जात के सबसे बड़े किसी बहुत बड़े बेईमान या बहुत बड़े पूंजीपति के पीछे होते हैं। मैं तो साधारण इंसान हूँ, न गुंडा हूँ, न बेईमान हूँ, न पूंजीपति हूँ। मेरे पीछे कोई जात कैसे खड़ी होगी? मेरे पीछे कोई लोग भी कैसे खड़े होंगे? मैं खड़ा होता अगर इस तरह से, और मेरे पीछे भी कोई जाति खड़ी होती जिसके 2-4-10% वोट होते, तो शायद मेरी बात सुनी जाती। यह नक्कार खाने में तूती की आवाज साबित नहीं होती। और आज इतने साल से मैं मुद्दा उठा रहा हूं ये कि चौराहे पर आज 70 साल के बाद भी कोई बच्चा भीख क्यों मांग रहा है, तो हाथ फैलाए क्यों खड़ा है, वो कपड़ा क्यों मार रहा है आपकी गाड़ी के ऊपर। चौराहे पर छोटे छोटे बच्चे लेके औरतें भीख क्यों मांग रही हैं। चौराहे पे कोई चीज बेचने की आड़ में ये नया भिक्षाटन क्यों शुरू हुआ है। ये करोड़ों लोग जो पूरे देश में फैले हुए हैं, कहां से आए हैं, कौन लोग हैं? अगर ये उठाए हुए बच्चे हैं तो उनके घर पहुंचाने का इंतजाम करिए। कोई अगर गैंग है करवा रहा है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करिए। और अगर ये मजबूरी में कर रहे हैं, वही लोग हैं, उन्हीं परिवारों के लोग हैं
तो फिर उनका इंतजाम करिए। आज़ादी के 70 साल के बाद भी आज फुटपाथ पर लोग क्यों सोते हैं? मुझे इसका अध्ययन करना, जानकारी प्राप्त करनी है। क्या अंग्रेजों के शासन में भी लोग फुटपाथ पर सोते थे? क्या अंग्रेजों के शासन में भी चौराहे पर इसी तरह बच्चे भीख मांगते थे? इसका मुझे अध्ययन करना है। जिन साथियों को इसके बारे में कोई जानकारी हो, कोई लिंक हो, कृपया मुझे जरूर भेजिएगा, मैं जानकारी करना चाहता हूँ। लेकिन इतने साल के बाद सचमुच हमारे ही देश के, हमारे ही भाई, हमारे ही बच्चे, हमारी बहनें, हमारी माताएं, कुछ माताएं अपनी शरीर बेचने को मजबूर हैं, पेट की रोटी भरने के लिए, पेट बेचने को, अपना शरीर बेचने को मजबूर हैं। तमाम बच्चे भीख के लिए हाथ फैलाए खड़े हुए हैं। ये दुखद पहलू है। हम लोग अपने घर में बनी हुई रोटियां फेंक देते हैं। वैसे नया एक अभियान चला है, कुछ लोग गरीबों को सस्ते रेट पे खाना बेच रहे हैं। लेकिन क्या पता ये चौराहे पे खड़ा हुआ बेचा बजा बच्चा 5 और 10 रुपए में खाना आपका न खरीद पाता हो। हम बहुत सारा खाना फेंक देते हैं, कपड़े फेंक देते हैं, जला देते हैं, किताबें फेंक देते हैं या रद्दी में बेच देते हैं। क्या हम एक अभियान सारे लोग मिलकर नहीं चला सकते कि अपने कपड़े, ये जो सड़क पर चौराहों पर लोग दिखाई पड़ते हैं, अंदाज लगा के अगर उनके लायक कोई कपड़े लगते हो, हम बड़े आदमी नहीं, हम सरकार नहीं है, तो कम से कम उतना ही कर दें कि अपने कपड़े लत्ते किताब उनको दे दें। अगर सचमुच जो माँ बेटे, भाई बहन, बेटे बेटी हो, अपनी छोटे छोटे बच्चों की किताबें उनको दे दें, इनको पढ़ाओ। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? क्या हम ऐसा कोई अभियान चला सकते हैं? मैं भगवान कसम खाता हूँ, मेरी सचमुच कोई हैसियत होती, सचमुच मेरे पीछे लोग होते, समर्थन करने वाले लोग होते, मैं पूरे देश में एक ऐसा अभियान चलवाता। मैं अपने सारे लोगों को इकट्ठा करता, बाकायदा एक ऐसा संस्था बनाता जो ये काम को करती। लेकिन मैं एक साधारण आदमी हूँ, बहुत मजबूर आदमी हूँ। मैं चाहता हूँ ये करना, लेकिन कर नहीं पा रहा हूँ। लेकिन ये संदेश मैं रखना चाहता हूँ सारे दोस्तों के बीच में, जो भी 2000, 4000, 6000, 10,000 लोगों तक मेरी बात पहुँच सके। आइए एक अभियान चलाएं। ये मेरे भारत के बच्चे हैं, इनको चौराहों पर भीख मांगने और कपड़ा मारने से, गाड़ी पर कपड़ा मारने से बचाएं। सरकार को मजबूर करें, लोगों को मजबूर करें। वो तमाम पूंजीपति, मेरे शहर के बगल में वृंदावन है, मेरे बहुत सारे जानने वाले हैं जिनको मैं समझाने की कोशिश की, लेकिन समझा नहीं पाया। वहाँ फूल बंगला करते हैं। मालूम आप लोग फूल बंगला क्या होता है? उस मंदिर की फूल से सजावट, और उसकी पता है कीमत क्या होती है? शान है इस बात को कहने में। मैंने 5 लाख का फूल बंगला किया, मैंने 10 लाख का किया, मैंने 50 लाख का किया, मैंने 1 करोड़ का किया। और ये 1 लाख 50 लाख 1 करोड़ के जो फूल होते हैं उस मंदिर पर एक दिन सजाए जाते हैं और अगले दिन सुबह उठा के नाली में फेंक दिए जाते हैं, कूड़े में फेंक दिए जाते हैं। लोग 50 लाख, 1 करोड़, 5 लाख, 10 लाख का फूल बंगला सजा सकते हैं, लेकिन इस पैसे से कोई आशियाना नहीं बना सकते कि कोई औरत फुटपाथ पर बच्चा पैदा न करे। हमारा कोई भाई, इस देश का कोई नागरिक फुटपाथ पर न सोए। ऐसा कोई इंतजाम नहीं कर सकते कि इन बच्चों को उठा करके पढ़ाई में कहीं लगा दें, इनका खर्चा उठा लें कि कोई बच्चा आप गरीब चौराहे पर भीख नहीं मांगेगा, औरत भीख नहीं मांगेगी। इसके लिए कोई हमारे यहाँ अभियान नहीं है। बड़ा दुख होता है। जरा सोच कर देखिए किन किन चीजों पर पैसे खर्च होते हैं। इसी देश में लोगों को पानी नसीब नहीं है, लोग नाले का पानी पी रहे हैं, गंदा पानी पी रहे हैं, पानी मिल ही नहीं रहा लोगों को। एक एक बाल्टी पानी पर झगड़ा है, 1-1 किलोमीटर लंबी लाइन लगा करके लोग हैंडपंप पे खड़े रहते हैं। बस्तियों में जाके देखिए, बहुत बहुत दूर दूर से पानी लेकर के औरतें आती हैं, सर पर आदमी लेके आते हैं। छोटे छोटे बच्चे बहुत गहरे कुएं में उतर करके पानी ऊपर निकाल के बहुत घंटों में निकाल के ऊपर भेजते हैं। ऐसे फोटो आपने देखी होंगी। और नेता वर्ग इतना दिवालिया हो गया, अधिकारी इतना दिवालिया हो गया है, उसको सौंदर्य बोध सूझता है कि कौन सी नदी को कितना सुंदर बना दिया जाए। कितने हजार करोड़ रुपए खर्च करके किसी शहर की नदी का उसका पाट, उसकी गहराई मत बढ़ाओ कि गहराई बढ़ जाए तो उस शहर के आसपास पानी का लेवल बढ़ जाए, वो मत करो। नहरें 20-20, 30-30, 40, 50 फुट तक गहरी हुआ करती थी, अब 8-8, 10-10 फुट गहरी रह गई हैं शहरों के आसपास। उसकी गहराई मत बढ़ाओ, उसके आसपास हजारों करोड़ रुपए खर्च करके सुंदरता बढ़ा दो, जिससे रईस लोग वहां पर घूम करके फव्वारे लगा दो, सुंदर सुंदर लाइटें लगा दो, जिससे लोग उसकी फोटो खींच सकें, उस शहर की फोटो दिखा करके कहें देखो हमने विकास किया है।
ये सारी अय्याशी है, मैं इसको अय्याशी मानता हूं, पूंजीवादी अय्याशी, बुर्जुआ अय्याशी। जब तक एक भी बच्चा सड़क पर भीख मांग रहा है, जब भी एक भी बच्चा आदमी फुटपाथ के किनारे पर सो रहा है, तब तक ये वाहियात टाइप की सुंदरता और खूबसूरती और ये इस टाइप के खर्चे उनके ऊपर करने के बजाय ये करना, मैं इस देश की गरीब जनता का अपमान मानता हूं। जब तक एक भी गांव में सड़क नहीं पहुंची है, जब एक भी गांव में पानी का इंतजाम नहीं हुआ है, जब तक हर बस्ती में पानी का इंतजाम नहीं हो, सड़क नहीं, नाली नहीं है, जब तक एक भी बच्चा बिना पढ़ाई के रह जाता है, जब तक कोई भी बिना दवाई के रह जाता है, मैं इस तरह के सारे जो इस तरह के उल्टे सीधे खर्चे हैं, मैं इनको पूंजीवादी अय्याशी मानता हूं। इसके खिलाफ मैं आज बोलना चाहता था। इन अय्याशियों के खिलाफ कौन सवाल उठाएगा? शहरों में लाखों करोड़ रुपए खर्च हो जा रहे हैं, गांव में कुछ नहीं, बस्तियों में कुछ नहीं, नालियां बजा रही हैं। नाले शहर के नालों में चले जाइए, जहां नाले किनारे लोग रहते हैं, बच्चे बह जाते हैं, और देखिए बारिश में क्या हाल होता है, लोगों के घरों में पानी घुस जाता है, उसी नाले से वो नहा रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं। कल्पना नहीं होगी ये गरीबी किस हद तक बुरी जिंदगी जी रही है। लेकिन मजबूरी यह है कि गरीब भी जात में बटकर गोद देता है। जात का आदमी अगर डकैत भी है तो उसकी जयकार शादी में उसके गाने गाएंगे। जात का आदमी अगर बहुत बड़ा चोर भी है, लेकिन उसका अगर नेता है तो उसका वो गौरव का प्रतीक है। हम खुद भी जिम्मेदार हैं इसके। कहां कहां तक बातें करूं, क्या क्या बातें करूं, बहुत दुखद है। आज फिर दुखी हो गया मैं। ठीक है, मैं निकाल के 10-20 रुपए उस बच्चे को दे दूंगा जो दौड़ा हाथ फैलाता होगा आपके सामने, 2 कपड़े दे दूंगा, लेकिन इससे उसकी जिंदगी तो नहीं सुधर जाएगी। हमारे आप जैसे आदमी ये छोटी छोटी मदद कर सकते हैं, लेकिन जिंदगी सुधारने का काम तो इस देश की सरकार कर सकती है। इस देश के वो तमाम पूंजीपति कर सकते हैं जिन्होंने 10-10, 15,000, 20,000 पैसे या गरीबी में कर्जा लेके रोजगार शुरू किया था। आज 1.5, 2 लाख, 5 लाख करोड़ रुपए की आदमी है। आज हजारों करोड़ रुपए चोरी करके बैठे हुए हैं, लाखों करोड़ रुपए उन्होंने बैंकों से माफ करा लिए हैं। वो कर सकते हैं। शहर शहर में ऐसे आशियाने बना सकते हैं कि कोई फुटपाथ पर न सोए। शहर शहर में ऐसा इंतजाम कर सकते हैं कि ये बच्चे पढ़ने जाने लगे, ये भीख न मांगे। ऐसा इंतजाम कर सकते हैं कि वो तमाम औरतें, माताएं और बहनें जो रोटी के लिए पेट पे अपनी शरीर बेचने को मजबूर हैं, वो कम से कम रोटी के लिए अपने शरीर ना बेचें। ये इंतजाम तो कर सकते हैं, लेकिन कैसे होगा मेरे देश में ये? अगर इतिहास में गौरव तलाशते रहेंगे, हम अगर जात में, गुंडे बदमाशों में, चोरों में, बदमाशों में, उचक्कों में, बड़े बड़े धंधेबाजों में अपना गौरव तलाशते रहेंगे जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, हम अगर धर्म और जात के नाम पर लड़ते और मरते रहेंगे और उसके नाम पर वोट देते रहेंगे, तो कैसे होगा ये? अमीरों को करने दीजिए ये। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। पता नहीं आगरा के कितने साथी मुझे सुन रहे हैं, लेकिन देश के जो साथी सुन रहे हो, एक उदाहरण देता हूं। मेरे शहर में एक बाजार है, उसका नाम है हींग की मंडी। कहने को उसको हींग की मंडी कहा जाता है, लेकिन वो जूते का मार्केट है, पूरा जूते का व्यापार, होलसेल मार्केट है। उसमें हिंदुओं की दुकानें बहुत बड़े पैमाने पर हैं, मुसलमानों की भी हैं। अगर मुसलमान खरीदार है तो हिंदू देने वाला है, हिंदू खरीदार है तो मुसलमान देने वाला है। हींग की मंडी के इस तरफ और हींग की मंडी के उस तरफ, एक तरफ मुस्लिम आबादी है और एक तरफ हिंदू आबादी है। जब झगड़ा और दंगा होता है, हींग की मंडी के उस तरफ भी लोग जलते हैं, हींग की मंडी की तरफ इस तरफ लोग जलते हैं। उधर पथराव होता है, इधर पथराव होता है, उधर आग लगती, इधर आग लगती है, उधर लोग मरते हैं, इधर लोग मरते हैं। लेकिन हींग की मंडी में आज तक किसी की दुकान और होलसेल नहीं जलाई गई, न हिंदू की न मुसलमान की, क्योंकि वहां पूंजी इन्वॉल्व है, क्योंकि वहां आपसी हित इन्वॉल्व है, आपसी हितों का सवाल है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, इस देश में 2 ही जातियां हैं और 2 ही धर्म है। एक अमीर की जात है, एक गरीब की जात है। एक अमीर का धर्म है, एक गरीब धर्म है। जो अमीर का धर्म है वो एक दूसरे की दुकानों में आग नहीं लगाता। जो अमीर की जात है
वो एक दूसरे को मारती नहीं क्योंकि उसके हित आपस में सत्ते एक दूसरे से, लेकिन जो गरीब की जात और धर्म है वो जात और धर्म में बैठ करके एक दूसरे को मारते हैं, एक दूसरे को जलाते हैं। जिस दिन हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोग इस बात को जान जाएंगे, उस दिन इस राजनीतिक लोगों का पूंजीपतियों के खेल चलना बंद हो जाएगा। उस दिन ये आगजनी और दंगे होने बंद हो जाएंगे, उस दिन ये झगड़े होने बंद हो जाएंगे, और उस दिन समान भाव से न्याय होना शुरू हो जाएगा। मैं कहता हूं, अगर पीडब्ल्यूडी में, सिंचाई में या अन्य विभागों में अगर सड़कों के लिए 1 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं, क्यों न वो विभिन्न जातियों धर्मों के गांव और बस्तियों में एक इक्वल प्रोपोर्शनेट में उसको बांटा जाए। जो लोग सामाजिक न्याय की बात करते हैं वो सामाजिक न्याय की बात किस लिए करते हैं? आईएएस में 1000 नौकरियां निकलती हैं, पीसीएस में 600-700 नौकरियां निकलती हैं, सिर्फ इन सरकारी नौकरियों के लिए, जिससे 2-4 हजार लोग नौकरी पा जाते हैं। अरे सामाजिक न्याय की बात करनी तो इसके लिए क्यों न की जाए कि ये सामाजिक न्याय विकास में हो, जात और धर्म के आधार पर गरीबों की बस्तियों और गांवों में भी बराबर से सड़कें बने, उतनी ही अच्छी सड़कें, बाथरूम बने, उसमें भी पानी का इंतजाम हो, उनका भी स्तर उच्च हो, उनके इलाकों में भी अस्पताल और प्राइमरी डिस्पेंसरी बने, उनके यहाँ भी स्कूल बने, छोटा स्कूल बने कि पढ़ाई शुरू हो सके। सामाजिक न्याय इसकी लड़ाई क्यों नहीं लड़ता? सामाजिक न्याय वाले भी बेईमान हैं, वो भी ईमानदार नहीं अपनी जातियों कौमों के लिए। और अगर ईमानदार होते तो जिन जातियों के नेता बनते हैं वो तो अरबपति करोड़पति बन जाते हैं, बहुत बड़े आदमी बन जाते हैं, और उनकी जात पीछे छूट जाती है। वो बात तो करते हैं कि 95% बनाम 5% की लड़ाई है, लेकिन थोड़े दिन नेता रहने के बाद वो 5% के साथ दोस्ती कर लेते हैं, उसके हित में काम करने लगते हैं और उसकी जमात में जाके बैठ जाते हैं। जिस दिन मेरा देश और मेरा समाज इस बात को जान जाएगा, उस दिन सही में फैसले करना सीख लेगा, और उस दिन कोई बच्चा चौराहे पर भीख नहीं मांगेगा, उस दिन कोई गरीब आदमी फुटपाथ पर नहीं सोएगा, उस दिन कोई गरीब औरत अपना शरीर नहीं बेचेगी। मैं इसी का जागरण करना चाहता हूं, लेकिन मैंने कहा ना, मेरी बात बहुत छोटी है, मैं साधारण आदमी हूं, मेरी बात कम लोगों तक पहुंच रही है। मुझे भी कुछ जातियां अपना नेता मान लेती, मेरे साथ जुड़ गई होती वो सोशल मीडिया पर और अन्य तरह से, तो शायद मेरी बात लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच जाती। लेकिन दुर्भाग्य से लोग जुड़ते हैं बड़े लोगों से। आज मुझे कोई एक बड़ा पद मिल जाए, जो बड़े पद कहलाते हैं, कल 1 लाख लोग ट्विटर पर मुझे फॉलो करने लगेंगे, कल 20 लाख लोग मुझे मेरे फेसबुक पर फॉलो करने लगेंगे। लेकिन दुर्भाग्य से मैं साधारण आदमी हूं, लेकिन फिर भी लड़ना मेरा कर्तव्य है, लड़ना मेरा अधिकार है। मैं गरीबों के लिए लड़ूं। जब 7वीं क्लास में मुझको नारा लगवाया गया था, सन सोपा ने बांधी गांठ, पिछड़े मांगे 100 में 60, मेरी बहनें भी सुन रही, बेटियां भी सुन रही हैं। पिछड़ों में डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि औरतें चाहे जिस जात में पैदा हुई हों, वो सब की सब पिछड़ी हैं। इन 60% में उन सारे लोगों के साथ न्याय होना चाहिए, इन 60% में उनको आरक्षण सबको मिलना चाहिए। और पिछड़े मांगे 100 में 60 का मतलब ये था कि बराबर से सबको न्याय मिले, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, औरत हो, आदमी हो, जो भी हो, सबके साथ न्याय हो। 60% न्याय उन सबको मिले जो भी गरीब हो और जो पिछड़ गए हो समाज में, किसी आधार पर पिछड़ गए हो। लेकिन दुर्भाग्य से लोहिया की, गांधी की, जयप्रकाश की, आचार्य नरेंद्र देव की, अन्य जो भी लोग इस तरह के हुए हैं, बाबा साहब फुले की, इनकी बातें सुनी नहीं गई, अंबेडकर की बातें सुनी नहीं गई। खुद अंबेडकर के मानने वाले लोग अंबेडकर का नाम लेते हैं लेकिन पूंजीवाद के साथ खड़े हो जाते हैं। लोहिया का नाम लेते हैं, लोहिया का नाम लो और कुछ भी करो। लोहिया ने कहा था कि जो भी संतति और संपत्ति के चक्कर में कमजोर पड़ जाएगा वो समाज के साथ न्याय नहीं कर पाएगा। लेकिन जरा सोच के देखो, निगाह डाल के देखो कि लोहिया का नाम लेने वाले कहाँ कमजोर पड़े हुए हैं। खैर, ये विषय फिर कभी, एक दिन अंबेडकर पर बोलूंगा, एक दिन बाबा साहब फुले पर बोलूंगा, एक दिन लोहिया पर बोलूंगा, एक दिन गांधी पर बोलूंगा, अलग अलग दिन अलग अलग के विषय को लूंगा। लेकिन आज तो सिर्फ चौराहे पर भीख मांगते लोग, फुटपाथों पर सोते हुए लोग,
और मजबूरी में पेट की आग बुझाने के लिए, लोगों के शरीर की आग बुझाने के लिए मजबूर औरतें, बहनें और बेटियां मेरे विषय हैं। क्या ये समाज पर बदनुमा दाग नहीं है? क्या मेरा पूरा भारत शर्मिंदा नहीं होना चाहिए? क्या मेरे पूरे भारत पर यह बदनुमा दाग नहीं है? क्या पूरे हिंदू और मुसलमान समाज पर यह बदनुमा दाग नहीं है? अगर एक हिंदू लड़का भी भीख मांग रहा है तो आप हिंदुओं की ठेकेदारी करने का दावा कैसे कर सकते हैं? अगर एक हिंदू भी फुटपाथ पर सोया है, उसके लिए आप कोई अभियान नहीं चला रहे हैं, तो आप हिंदुओं के ठेकेदार कैसे हो सकते हैं? अगर एक हिंदू भी बहन और बेटी शरीर बेचने को मजबूर है, तो आप हिंदुओं के नकली ठेकेदार हैं। और आप मुसलमानों को भी नकली ठेकेदार हैं, अगर आपके समाज के लोग भी ये कर रहे हैं तो। और जिन समाजों के लोग भी इस चीज के लिए मजबूर हैं, उन समाजों के लोग जो ठेकेदारी ले रहे हैं, उस नकली ठेकेदार हैं। वो झूठ बोल रहे हैं, वो सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, वो सिर्फ स्वार्थ और फायदे की राजनीति कर रहे हैं, वो सिर्फ नारों को इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सिर्फ जातियों और धर्मों को इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों, अगर मेरी बात ठीक लगती हो, इसको शेयर करिए, हजारों की संख्या में शेयर करिए, लाखों की संख्या, करोड़ों की संख्या में लोगों तक पहुंचाइए। इस देश में एक बहस चलने दीजिए। अच्छा, आपने सुना कभी, मैं सवाल पूछता हूं, जो भी हिंदुओं के ठेकेदार हैं, उनके मुंह से कभी सुना कि कोई हिंदू लड़की, बेटी, बहन शरीर नहीं बेचेगी, उसके लिए हम कुछ भी करेंगे? कोई हिंदू बहन, बेटी, लड़की दहेज के बिना आत्महत्या नहीं करेगी, हम कुछ भी करेंगे? कोई हिंदू लड़का, लड़की बिना पढ़े नहीं रहेंगे, हम उसके लिए कुछ भी करेंगे? लाखों करोड़ रुपया हिंदू अभियान के लिए इकट्ठा कर लेते हैं, दंगों के लिए इकट्ठा कर लेते हैं। मुसलमान भी यही करते होंगे, उनके भी मौलवी और मुल्ला तमाम हैं, वो भी यही करते होंगे, उनकी बहन बेटियां भी ये सब काम करती होंगी। वहां भी गरीबी बहुत है, कूड़े पर से टुकड़े बीनते उनके बच्चे भी आपको मिल जाएंगे। लेकिन उनके लिए उन सब चीजों के पैसे तो हैं, इन अपने समाज के बच्चों के भले के लिए पैसे नहीं है, इन अपने समाज के बहन बेटियों की इज्जत बचाने के लिए पैसे नहीं है, अपने समाज के लोगों को फुटपाथ से उठा करके किसी अच्छी जगह सुलाने के लिए पैसे नहीं है। बहुत दुखद स्थिति है मेरे देश की। मैं अमेरिका गया था, मैंने किसी को फुटपाथ पर सोते नहीं देखा, गरीबी वहां भी है। मुझे पूरे 3 महीने के कार्यकाल में 3 या 4 लोग सो कॉल्ड भीख मांगते दिखे। वह भीख मांगने का तरीका यह है कि वो, लेकिन बाद में जो उनका अध्ययन किया मैंने, तो पता लगा वो लोग नशेबाज लोग हैं, जो एक कार्ड बना करके रख लेते हैं और उस कार्ड लेके सड़क के किनारे खड़े हो जाते हैं और कहते हैं उनकी हेल्प करिए। वो होमलेस हैं, लेकिन जब उनके बारे में पूरी जानकारी किया मैंने, मालूम पड़ा कि वो नशे के आदी लोग हैं, जो पैसा पाते हैं नशे में खर्च कर देते हैं। और 3.5 महीने में 3 या 4 लोग मुझे मिले, पूरे अमेरिका में घूमते हुए। अमेरिका का एक बड़ा हिस्सा घूमा मैंने। सिंगापुर में भी मुझे कोई नहीं मिला, मॉरिशस गया, वहां भी कोई मुझे नहीं मिला, नेपाल गया था, मुझे भी कोई वहां भी नहीं मिला। सिर्फ 4 देशों में मैं गया हूं, और किसी देश में गया नहीं मैं। फिर मेरा भारत, जो दुनिया में सोने की चिड़िया कहलाता था, जो दुनिया का राजा था, जिसके बारे में कहता है इसने शून्य का ज्ञान दिया, जिसके विवेकानंद को सुन करके शिकागो के लोग हिल गए थे, पूरी दुनिया को जिसने इतना बड़ा ज्ञान दिया, मेरा भारत, जिसको आप दुनिया का गुरु बनाने की परिकल्पना करते हैं, उसका कोई बच्चा ही चौराहे पर भीख के लिए हाथ क्यों फैलाए? मेरे भारत, कोई आदमी सड़क पर, फुटपाथ पर क्यों सोए? मेरे भारत की कोई बहन है, बेटी, सिर्फ इसलिए कि उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, वो अपना शरीर क्यों बेचे? आइए इसके खिलाफ एक अभियान चलाएं, इसके खिलाफ एक बहस छेड़ें, इसके खिलाफ लोगों को चर्चा पर मजबूर करें, और इसके खिलाफ सरकारों को और पूंजीपतियों को फैसला लेने के लिए भी मजबूर करें। और मेरे आप जैसे लोग जो कर सकते हैं, वो तो निश्चित तौर पर करें ही करें। आप लोगों ने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। पर इसको हजारों की संख्या में इसको शेयर भी करिए और फैलाइए, ये मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। जय हिंद।